हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के जियोग्राफी के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेके 12 तक जियोग्राफी के चैप्टर वाइज पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न है, जैव और अजैव का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्पत्ति के आधार पर। संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, समाप्यता के आधार पर अनवीकरण योग्य तथा नवीकरण योग्य, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय, विकास के स्तर के आधार पर संभावी विकसित भंडार और संचित कोश। अगला प्रश्न है, प्रथम रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1992 में। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, एजेंडा 21 में 21 का क्या अर्थ है? जो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के दौरान अपनाए गए सतत विकास के उद्देश्य से एक घोषणा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 21वीं सदी। सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो जेनेरियो में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, एजेंडा 21 डैश में विश्व नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा है जो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, UNCED। यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में खनिजों और कोयलों के प्रचुर भंडार हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन है झारखंड। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राजस्थान में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी है। दूसरा है, अरुणाचल प्रदेश में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति किस पंचवर्षीय योजना में प्रयास किया गया?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए। अगला प्रश्न है, संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त कीगी। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। यह किसका वाक्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। अगला प्रश्न है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुमे सर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। तत्पश्चात 1974 में सुमे सर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। 1987 में ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 1987 में ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। दूसरा है, ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट के बाद में हमारा साझा भविष्य या अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। 1987 में ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में लगभग 30% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि तथा उद्योगों के विकास के लिए सुविधाजनक है। दूसरा है, पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 43% भाग पर विस्तृत है। तीसरा है, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपर्युक्त में से कोई दो। पहला और दूसरा कथन असत्य है। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। वे कुछ 12 मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। अगला प्रश्न है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना लाख वर्ग किलोमीटर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 32.8। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत डैश % भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 33।
हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 13। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। 56% क्षेत्र जल अपर्दित है और शेष क्षेत्र लवड़ी और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है, निम्नीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण खनन है। दूसरा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अतिखनन है। तीसरा है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक पशुचारण है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दूसरा और तीसरा कथन असत्य है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता घट जाती है। दूसरा है, भारत के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास के बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल दूसरा कथन सही है। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सिलखड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इनकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है, भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वनोरोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन। दूसरा है, पेड़ों की रक्षक मेखला। तीसरा है, पशु चारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त में से सभी। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। वनारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन इनमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला, पशु चारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। दूसरा है, यह मृदा हिमालय की 3 नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और गोदावरी नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। तीसरा है, पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और
कावेरी नदियों के डेल्टे भी लेटेराइट मृदा से बने हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल दूसरा और तीसरा कथन असत्य है। मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। एक सक्रिय गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी मैदान में नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं तो मृदा का आकार डैश चला जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बढ़ता चला जाता है। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी के ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। अगला प्रश्न है, पर्वतों की तलछटी पर बने मैदान जैसे द्वार, छो, क्षेत्र और तराई में पाई जाने वाली मृदा डैश होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलछटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चो, क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 3 प्रकार की होती है। दूसरा है, बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है। तीसरा है, खादर मृदा में ज्यादा मोटा कण पाया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त में से कोई एक। बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है, ये कथन सही है। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की होती हैं, पुराना जलोढ़ बांगर और नया जलोढ़ खादर। बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है, जलोढ़ मृदा बहुत कम उपजाऊ होती है। दूसरा है, अधिकतर जलोढ़ मृदा पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त नहीं होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। अगला प्रश्न है, रेगूर मृदा को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, काली मृदा। काली मृदा को रेगूर मृदाएं भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक सेलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला प्रश्न है, काली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कपास। काली मृदा को रेगूर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से जानी जाती है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक सेलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार बेसाल्ट क्षेत्र में उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है और लावा जनक सैलों से बनी है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में मृदा के कितने प्रकार होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 प्रकार। भारत में 8 प्रकार के मृदा पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है,
काली मृदा बहुत महीन कणों से बना है। दूसरा है, ये मृदा पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त की मात्रा ज्यादा होती है। तीसरा है, उत्तर पश्चिमी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल एक। दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। इनकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं, परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। अगला प्रश्न है, डैश दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में रवेदार आग्नेय पर विकसित होती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाल मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती हैं। लाल तथा पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनके जल योजन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मृदा का लाल रंग जल योजन के कारण होता है। दूसरा है, मृदा का पीला रंग लौह धातु के कारण होता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोनों ही कथन असत्य दिया हुआ है। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट के पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इसका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। दूसरा है, लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय जलवायु से हुआ है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त में से सभी। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। अगला प्रश्न है, काजू की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लेटेराइट मृदा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मरुस्थलीय मृदा का रंग पीला होता है। दूसरा है, मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। तीसरा है, मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा घटती चली जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और तीसरा कथन असत्य है। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवड़ी होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। अगला प्रश्न है, वन मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पर्वतीय क्षेत्र। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। अगला प्रश्न है, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अपरदन।
मृदा के कटाव और उसके बहाव की क्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती है और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। अगला प्रश्न है, जो भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है उसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन है उत्खात भूमि। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और इसे उत्खात भूमि या बेडलैंड कहते हैं। अगला प्रश्न है, खड्ड भारत के किस नदी की घाटी में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चंबल। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र के ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन या शीट इरोजन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समोच्च जुताई किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समोच्च रेखाओं के साथ ढलान वाली भूमि पर जुताई करना। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई या कंटोर प्लॉगिंग कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।